ये जो स्ट्रीम मैं कर रहा हूँ ये कर रहा हूँ बुद्धिज़्म वर्सेस न्यू एथिज़्म के ऊपर। मैं इस स्ट्रीम में अपने विचार रखूँगा। बुद्धिज़्म के बारे में मुझे जो भी जानकारी है वो सोशल मीडिया के माध्यम से है। अधिकतर लोग जो बुद्धिज़्म को प्रमोट करते हैं वो ये बताते हैं कि गौतम बुद्ध दुनिया में पहले इंसान थे जिन्होंने खुदा के वजूद को नकार दिया था। जब हम थोड़ा और गहराई से सर्च करते हैं तो ये भी बताया जाता है कि गौतम बुद्ध से पहले 27 बुद्ध थे, 27 बुद्ध हुए हैं। तो अगर गौतम बुद्ध पहले इंसान थे जिन्होंने खुदा के गॉड के वजूद को नकार दिया, तो उससे पहले जो 27 बुद्ध थे वो खुदा के बारे में क्या सोचते थे, क्रिएटर के बारे में क्या सोचते थे, ये बात बुद्धिज़्म के मानने वाले कोई क्लियर तरीके से नहीं बताते। क्या वो लोग किसी क्रिएटर को मानते थे या वो भी पहले से ही इस बात पे बिलीव करते थे कि कोई खुदा नहीं है। अगर वो लोग भी इस पे बिलीव करते थे तो फिर गौतम बुद्ध कैसे पहले इंसान हो सकते हैं जिन्होंने गॉड के वजूद को नकार दिया। मुझे जो ऐसा लगता है और कुछ इतिहास में जब हम देखते हैं तो हमें पता लगता है कॉन्स्टाइन जो थे उन्होंने 3rd सेंचुरी के अंदर क्रिश्चियनिटी को स्टेट का रिलीजन बनाकर उसको स्प्रेड किया था। और मोहम्मद बिन मरवान 7th सेंचुरी के आसपास एक ये बादशाह थे अरब के, तो इन्होंने भी इस्लाम को आगे बढ़ाया था। और इन दोनों के बारे में ये कहा जाता है कि मोहम्मद बिन मरवान ही कुरान के मोहम्मद हैं और कॉन्स्टाइन ही बाइबल के जीसस हैं। क्योंकि बुद्धिज्म को सबसे ज़्यादा जिस राजा ने स्प्रेड कराया वो थे सम्राट अशोक। तो क्यों ना ये माना जाए कि सम्राट अशोक ही गौतम बुद्ध थे। बादशाह लोग अपने विचारों को आगे फैलाते थे ताकि लोग उनकी बादशाहत के अगेंस्ट ना जा सकें और उनकी बादशाहत और सुरक्षित रहे और उनकी जो फ्यूचर जनरेशन है उनके खिलाफ भी कोई बड़ा विद्रोह ना हो सके। इस तरीके से अपने आइडियाज़ को फैलाया जाता था। यहाँ पे जीसस के बारे में एक बात कही जाती है कि वो एक गडरिये थे, गरीब इंसान थे, गरीबी में जीवन जीते थे, बाद में वो मसीह बन गए। मोहम्मद के बारे में भी यही है कि वो एक गरीब इंसान थे, बाद में वो उनकी शादी खदीजा से हुई, वो एक बिजनेसवुमैन थी, फिर उन्होंने बाद में जाके इस्लाम का प्रचार प्रसार किया। पर मोहम्मद को कभी भी बादशाह नहीं बताया गया है, ना ही मोहम्मद ने किसी बादशाह का क्लेम किया है। आज गौतम बुद्ध के बारे में ये कहानी है कि वो एक राजा के परिवार में पैदा हुए थे और उन्होंने सच की खोज के लिए अपना राज परिवार छोड़ दिया था। महावीर स्वामी भी एक राज परिवार में पैदा हुए थे और उन्होंने भी सच की खोज के लिए अपना राज परिवार छोड़ दिया था। तो ये सब कहानियाँ कुल मिला के ये बताती है कि जितने भी बादशाहत होते थे वो एक ऐसे करैक्टर को सामने लाते थे जिसने सब कुछ, या तो गरीब था, वो बादशाह नहीं था, या वो बादशाह था तो उसने सब कुछ छोड़ दिया। क्योंकि ऐसे करैक्टर इजाद करने से क्या होता है, लोग जो होती है, जनता होती है, वो अपने आप को कभी भी बादशाह बनने की कोशिश ना करे। वो अपनी एक नॉर्मल ज़िंदगी जिए और जो बादशाह है वो बादशाहों को ही करने दे या उनकी पीढ़ियों को ही करने दे। आज भी के समय भी हम देखते हैं कई लीडरों को बहुत गरीब और
गरीबी बताया जाता है कि वो बहुत गरीब थे, फिर वो प्राइम मिनिस्टर बन गए या अ, प्रेसिडेंट बन गए। इसी तरीके से आज भी प्रचार किया जाता है। तो ये एक जो पुरानी चीज़ें हैं, प्रचार के माध्यम है, उसी तरीके से प्रचार किया जाता है कि लोग ये माने कि अगर उनकी किस्मत में होगा राजा बनना तो बन जाएंगे, नहीं तो वो ज़्यादा सोचे ना। इस तरीके से उनकी जो कोई एक बगावत ना हो कर बैठे वो कभी, अपनी जिंदगी तक वो सीमित रहें, इस तरह के आइडिया उनके सामने पेश किए जाते हैं। खैर ये सब टॉपिक नहीं है। बुद्धिज़्म का टॉपिक ये है कि भैया बुद्धिज़्म में जितनी भी प्रैक्टिसें हम देखते हैं, चाहे वो लांबा की प्रैक्टिस हो और जितनी भी अदर प्रैक्टिस हो, वो कहीं न कहीं रिलीजन की तरह प्रैक्टिस है। वो उनके अपने सेट ऑफ रूल्स हैं, लोग उन्हें फॉलो करते हैं बुद्धिज़्म के अंदर। अ, अब बात ये है, बुद्धिज़्म के लोग कहते हैं कि हमारी जो फ़िलॉसफ़ी थी वो फ़िलॉसफ़ियाँ करप्ट हो गई हैं, वज्रयान बना, तंत्रयान बना, वहाँ जाके हमारी फ़िलॉसफ़ियाँ करप्ट हो गई हैं, जिसकी वजह से आज जो बुद्धिज़्म की जो एक्चुअल शेप थी, वो शेप कहीं न कहीं डिस्ट्रॉय हो गई है, ख़त्म हो गई है। तो अब हमें पास्ट के जो बुद्धिज़्म था, उसकी तरफ जाना चाहिए। लेकिन यही बात जब अगर हम दूसरे रिलीजन वाले करें, जैसे इस्लाम कहे कि हमारी कुरान हदीस में मिलावट हो गई है, तो वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। वो उनको वो एडवांटेज नहीं देते, जो एडवांटेज वो खुद के लिए लेना चाहते हैं। और बुद्धिज़्म का एक बहुत बड़ा क्लेम है, बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को तहस-नहस कर दिया था, जितना भी उनका साइंटिफिक लिटरेचर था, वो सब बर्बाद करके रख दिया था। पर जब यही बात मुसलमान कहते हैं कि हमारा जो गोल्डन एज ऑफ इस्लाम थी, वो मंगोलों ने बगदाद की लाइब्रेरी को डिस्ट्रॉय करके बर्बाद कर दिया। तो बुद्धिज़्म के जो मानने वाले हैं, उनको उसमें कुछ भी सच नज़र नहीं आता। जो रूल वो अपने लिए जहाँ पे वो एडवांटेज ढूँढते हैं, वहीं पे वो दूसरी तरफ दूसरों को उस हिसाब से एडवांटेज नहीं देना चाहते। तो ये जो बुद्धिज़्म की कमियाँ हैं, इसके अलावा बुद्धिज़्म अगर आप श्रीलंका के बुद्धिज़्म को देखें, तो वहाँ पे भी कई बार श्रीलंका में बुद्धिस्ट और माइनॉरिटी वहाँ मुस्लिम है, उनके साथ उनकी कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, जिसमें माइनॉरिटी मुसलमानों को नुकसान ही हुआ है। तो वही वही जो दूसरे रिलीजन के लोग जहाँ पे मेजॉरिटी होते हैं, वो काम करते हैं। बुद्धिस्ट वाले भी अपनी जगह पे वैसे ही माइनॉरिटी के साथ उस तरह के व्यवहार करते हैं। ये देखा जाता है। ख़ास तौर पे इसका बड़ा एग्ज़ाम्पल है म्यांमार में के अंदर जिस तरीके से रोहिंग्याओं के ऊपर जेनोसाइड किया गया, उनके घर जलाए गए, उनको जेनोसाइड करके मारा गया और अगर उनकी औरतों का रेप किया गया। 10 लाख रोहिंग्याओं को वहाँ से भागना पड़ा अपनी जान बचाने के लिए और वो बांग्लादेश में आकर बस गए स्लम एरिया में। और यूएन ने बाद में इंटरवीन किया, यूएन के कहने पर म्यांमार की गवर्नमेंट ने रोहिंग्याओं को अपने देश में लेने के लिए परमिशन दी, लेकिन बहुत कम रोहिंग्या वापस गए क्योंकि एक तो यूएन ने अपनी यूएन पीस कीपिंग फोर्स वहाँ पे नहीं भेजी, दूसरा जितने भी रोहिंग्या थे उनके अंदर वो दहशत मौजूद थी, जिस दहशत के कारण वो वहाँ नहीं जाना चाहते थे। लेकिन जितने भी बुद्धिज़्म के मानने वाले हैं, कभी भी उसको बुद्धिस्टों ने कैसे नरसंहार किया है, जेनोसाइड किया है, उसको कंडेम नहीं करते, बल्कि उसे बुद्धिस्ट फोबिया बताते हैं कि वो बुद्धिस्टों के ऊपर रोहिंग्या थे, वो चोरी करते थे, डकैती करते थे, वो रेप करते थे। इस तरह के उनके ऊपर आरोप लगाकर उस जेनोसाइड को सही बताने की कोशिश करते हैं। तो ये जो बुद्धिज़्म वाले हैं, यहाँ पे इनका ये डबल स्टैंडर्ड है कि उसे वो अपना बुद्धिस्ट फ़ोबिया का नाम दे के अपने जेनोसाइड को छुपा लेने की कोशिश करते हैं। बुद्धिज़्म में हमेशा एक चीज़ को बहुत ही ग्लोरीफाई किया जाता है, वो है भिक्षुओं को, भंतों को। और भिक्षु भंते कौन-सा ऐसा साइंटिफिक काम करते हैं
जिससे दुनिया में कुछ अजीब चमत्कारी या अजीब तरह की उन्नति हो रही हो, वो तो बुद्धिज़्म को फ़ॉलो करने वाले लोग ही जान सकते हैं। भंते भी जितने होते हैं वो सिर्फ़ अपने किताबों को पढ़ते हैं, त्रिपिटक या जो भी उनकी किताबें हो गई, और उसी का प्रचार-प्रसार वो करते हैं और लग्ज़री लाइफ़ जीते हैं। पर न्यू एथिज़्म के अंदर आपको इस तरह के डॉगमा की ज़रूरत नहीं कि आप कोई भंते बनो या कोई साधु बन जाओ या कोई फ़कीर बन के अपनी प्रीचेज़ करो। इस तरह के डॉगमा की आपको कोई ज़रूरत नहीं। आप जो हो उसी तरीके से काम करो और लोगों को अवेयरनेस करो। रिलीजन, अगर लोग रिलीजन में भी रहना चाहते हैं, तो न्यू एथिज़्म के अंदर कोई ख़ास उनको उतनी दिक्कत होती नहीं है। बस आप अपने डॉगमा से दूर होते चले जाएँ और जो मिसबिलीव जो आपके इतने ज़्यादा बिलीव हैं कि कोई जिन है, कोई खुदा है, उसको आप इतना ज़्यादा अपने ऊपर हावी ना कर ले कि उसके चक्कर में किसी भी तरह का पाखंड या डॉगमा पर आप बिलीव करना शुरू कर दें। तो न्यू एथिज़्म का सिर्फ़ यही एक कॉन्सेप्ट होता है कि आप अपने डॉगमा को छोड़ो, चाहे आप रिलीजन में रह के छोड़ो, चाहे बिना रिलीजन में रह के उसको छोड़ो। अगर आप अपने डॉगमा को छोड़ देते हो, तो भी रिलीजन के जो ये दाँत है जिनसे वो शिकंजा कसता है, जहाँ से वो आपको फाइटर बनाता है, अपनी जान को देने के लिए उकसाता है कि जन्नत मिलेगी, आपको एक रूहानी लाइफ़ मिलेगी या रीबर्थ हो जाएगा। जिस तरह की वो बातें करते हैं, उनसे आप बचें, नेशनलिज़्म से ऊपर आएँ, ग्लोबली तौर पे लोगों को समझें और ह्यूमैनिस्ट बने। ये सब आइडिये आपको न्यू एथिज़्म देता है, ना कि आप कोई भंते बन जाएँ, ना भिक्षु बन जाएँ, फिर आप लोगों से पैसे माँगे, मठ चलाएँ और स्टेट भी क्योंकि आपको फाइनेंस करती है, तो आप दुनिया भर घूमते हो बुद्धिज़्म के नाम पे और भंतों के कपड़े पहन के, बाकी आपको सारी वही लग्ज़री चाहिए जो कि दूसरे लोगों को चाहिए। बट आप ये दिखाने की कोशिश करते हो कि ये लग्ज़री जो है ये तो सिर्फ़ एक माया है, जो रियल नहीं है। जैसे कि गौतम बुद्ध ने किया था कि अब उनकी स्टोरी है कि उन्होंने अपना राजपाट छोड़ दिया था। तो वो कहीं न कहीं वो स्टोरी इसी बात के लिए थी कि कॉमन लोग ज़्यादा लग्ज़री लाइफ़ के बारे में ना सोचे और ना उसके बारे में इतने उत्सुक हो जाएँ या इतने उतावले हो जाएँ कि वो विद्रोह की स्थिति पैदा हो जाए बादशाहत के खिलाफ। ना ही बुद्धिज़्म को आप चाहे कितना भी फ़ॉलो कर लो, बुद्धिज़्म में कभी भी डेमोक्रेसी या लोकतंत्र की बात नहीं है। अशोक सम्राट अशोक भी कोई डेमोक्रेटिक रूप से राजा नहीं बने थे, उनसे पहले उनके फ़ादर राजा थे। तो उन्होंने हो सकता है अपने भाइयों से थोड़ा राजपाट लेने के चक्कर को राजपाट के कब्ज़ा करने में वो थोड़ा अपने भाइयों से आगे रहे हों और वहाँ पे उन्होंने कहा भी, पर उनको जो बादशाहत में राजा बने, बादशाहत मिली, वो नेचुरली उसके दावेदार थे क्योंकि वो अपने फ़ादर के सन थे। चंद्रगुप्त मौर्य से बिंदुसार, बिंदुसार से अशोक, अशोक के बाद जो भी उनके आगे बेटे थे, वो ही राजगद्दी सँभालते रहे कुछ पीढ़ियों तक। तो बुद्धिज़्म में कहीं भी डेमोक्रेसी का ज़िक्र नहीं है और आज जो बुद्धिस्ट कंट्रियाँ डेमोक्रेसी फ़ॉलो भी करती हैं, तो वो आइडिया दूसरी जगहों से आइडिया आए थे। ख़ास तौर पे इसमें कई सारी कंट्रियों में बहुत आंदोलन हुए हैं डेमोक्रेसी लाने के लिए, तब जाके डेमोक्रेसी आई। आज आप बुद्धिज़्म वाले जापान को बड़े गर्व से कहते हैं कि जापान एक बुद्धिस्ट देश है जिसने कितनी तरक्की की है। लेकिन वो सेकंड वर्ल्ड वॉर में जापान की क्रूरता को भूल जाते हैं, जो उसकी आर्मी ने कोरिया के अंदर किया था या फिर आपके वियतनाम और चाइना के अंदर वो जो इस तरह का उन्होंने काम किया था, तब भी वो बुद्धिस्ट ही थे, तो फिर उनके अंदर वो क्रूरता कहाँ से आई थी? और वैसे भी जापान बुद्धिज़्म को छोड़ चुका है, वो बुद्धिज़्म को उतना हार्डली बिलीव नहीं करता। जापान के अंदर बुद्धिज़्म से पहले शिंटो रिलीजन था,
फिर बुद्धिज़्म वहाँ गया, दोनों रिलीजन वहाँ पे मिक्स अप हुए और अब वहाँ जापान के लोग शिंटो और बुद्धिज़्म को उतना ज़्यादा डीपली फ़ॉलो नहीं करते, बस वो थोड़ा बहुत बिलीव करते हैं। उनके न जो शादी-ब्याह के मैटर होते हैं और आज लास्ट टाइम पे जो मृत्यु के मरने आज इंसान मरने के समय जो रीति-रिवाज फ़ॉलो करता है, वो उतना ही उसको उन रिलीजन्स को लेते हैं। फिर आप कहते हैं पूरा बुद्धिज़्म चाइना तक गया, पर चाइना में भी ताओइज़्म था, कॉन्फ्यूशियस दूसरी फ़िलॉसफ़ी थी, ये 2 फ़िलॉसफ़ियाँ पहले से मौजूद थी, फिर बुद्धिज़्म भी वहाँ पे आया। तो ये फ़िलॉसफ़ियाँ आपस में मर्ज हो गई हैं और वहाँ के लोग भी इतना ज़्यादा बुद्धिज़्म को और या ताओइज़्म और या कॉन्फ्यूशियस जो फ़िलॉसफ़ियाँ हैं, इनको उतना फ़ॉलो नहीं करते। तो जो भी उनकी तरक्की है, वो मॉडर्न तरीके से कर रहे हैं। वो जो डेवलप बन रहे हैं मॉडर्न तरीके से, चाहे आप वो सिंगापुर को भी बुद्धिस्ट स्टेट कहें, तो वो भी मॉडर्न तरीके को फ़ॉलो कर रहे हैं। फिर आप ये कहते हैं कि ये कंट्रियों में तरक्की हो रही है क्योंकि बुद्धिज़्म है। फिर आप ये बुद्धिज़्म है तो श्रीलंका की ये हालत क्यों है? वियतनाम, कंबोडिया और म्यांमार की ये हालत क्यों है? इस पे आप उन कंट्रियों को आप आगे सामने नहीं लाते, आप उन्हीं कंट्रियों को सामने ले आते हैं जो कि प्रोग्रेस कर रही हैं और जो कि बुद्धिज़्म को लगभग बहुत पीछे छोड़ चुकी हैं। वो फिर नाम मात्र के लिए ही उनको फॉलो करते हैं, उनके लोग बुद्धिज़्म के कल्चर को। अ, तो ये इस तरीके से आप अपने बुद्धिज़्म को प्रमोट करने के लिए, एडवांटेज लेने के लिए ऐसी कंट्रियों के नाम बताते हैं। पर न्यू एथिज़्म में आपको ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। और न्यू एथिज़्म के अंदर कंट्रियाँ जो अपने आप को कुछ के नीदरलैंड का दावा होता है, नीदरलैंड है, स्वीडन है, फ़िनलैंड है, ऐसी कुछ कंट्रियों के लोग नाम लिए जाते हैं, पर वो बहुत छोटी-छोटी सी कंट्रियाँ हैं और वहाँ पे भी वो लोग क्रिश्चियनिटी को फ़ॉलो करते हैं, हालाँकि उतना डीप फ़ॉलो नहीं करते, बट वही अपने जन्म से लेके उनकी मैरिज और उन सबको फ़ॉलो कर मतलब जो न्यू एथिज़्म है ना, ये आपको आपके ज़रूरी नहीं है आपके रिलीजन से आपको बाहर निकाले, बट डॉगमा से अलग कर देता है, यानी कि रिलीजन के जो एक जो दाँत हैं, जो गढ़ है, जिस दाँतों से वो ज़हरीले दाँत गाड़ता है, उस दाँतों को वो तोड़ देता है न्यू एथिज़्म और आपको लिबरल सोच की तरफ बढ़ाता है। न्यू एथिज़्म के नाम से आप जो बुद्धिस्ट हैं, उन्हें थोड़ा-सा दिक्कत होती है और आप लोगों का ये दावा भी रहता है कि बुद्धिज़्म ने तो हमें मोरालिटी देते हैं, मतलब जैसे कि चोरी मत करो, मर्डर मत करो, वायलेंस मत करो, झूठ मत बोलो, सच बोलो। तो अगर आप ऐसी मोरालिटी देखेंगे तो दुनिया के दूसरे रिलीजन भी ये सब मोरालिटी देते हैं, इसमें बुद्धिज़्म कोई अकेला नहीं है। और सारे रिलीजन और ये पहले से ही थी, बुद्धिज़्म जब नहीं भी था, तब भी इस तरह की मोरालिटी अलग लोग दिया करते थे, जब सोसाइटियाँ इन्वॉल्व हो रही थी, तो लोग इस तरह के मोरल बना रहे थे सोसाइटियों के अंदर। अ, तो आप ये नहीं कह सकते कि बुद्धिज़्म ये ही मोरालिटी ला रहा है। दूसरी बात न्यू एथिज़्म की ये मोरालिटी न्यू एथिज़्म को ये मोरालिटी लाने की ज़रूरत नहीं, उसके पास एक लॉ एंड ऑर्डर का स्ट्रक्चर होता है, जहाँ पर आप अगर क्राइम करते हो, मर्डर करते हो तो आपको जेल हो जाएगी, आप वायलेंस फैलाते हो तो भी आपको जेल हो जाएगी। आप अगर झूठ बोल के किसी को ठग लेते हो, तो भी आपको जेल हो जाती है। आपको अगर मतलब कोई बिज़नेस डील कर रहे हो तो आपके पास कुछ लीगल डॉक्यूमेंट के आपके पास साइन होते हैं, उनके बेस पे आप उस डील को आगे बढ़ाते हो। अगर आप धोखा दे रहे हो दूसरे को या दूसरा आपको धोखा दे रहे हो, तो आप लोग कोर्ट में जाकर एक-दूसरे के प्रति मानहानि का मुकदमा कर देते हो। ये जो मॉडर्न स्ट्रक्चर, मॉडर्न लिबर्टी के लिए जो लॉ एंड ऑर्डर बने हैं, न्यू एथिज़्म के लोग उनको फ़ॉलो करते हैं और ये कहना कि न्यू एथिज़्म के लोगों के पास मोरालिटी नहीं है, सॉरी, उनको आपकी मोरालिटी की ज़रूरत नहीं। जो स्टेटों ने अपने मोरालिटी बनाई है, लॉ एंड ऑर्डर बनाए हैं, वो लोग न्यू एथिज़्म के लोग फ़ॉलो करते हैं और वही मोरालिटी, वही लॉ एंड ऑर्डर उनके लिए मोरालिटी है। ठीक है। और आप आप जब बुद्धिज़्म के नाम पे
भंतों को ग्लोरीफाई करते हो, भिक्खुओं को ग्लोरीफाई करते हो, तो कहीं न कहीं ये भी आपका एक डॉगमे से कम नहीं है। क्योंकि भंते और भिक्षु कुछ भी ऐसा साइंटिफिक काम नहीं करते। भंते और भिक्षुओं को पता है कि हमारे फॉलोअर आके मठों में पैसा दे देंगे, स्टेट हमें मदद कर देगी, हम दुनिया में घूमेंगे, हम बुद्धिज़्म को फैलाएँगे, उसके नाम पे हमें फंडिंग हो जाएगी और बाकी सब काम किया करने की हमें ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसके नाम पर ही हमारे पास इतना पैसा आ जाएगा कि हमारा जीवन चल जाए। पर न्यू एथिज़्म के नाम पे ना कोई फंडिंग है, ना कोई स्टेट है, थोड़े बहुत कुछ चैनल हैं जिनको थोड़े बहुत लोग सपोर्ट कर देते हैं, बस इतना ही न्यू एथिज़्म के नाम पे होता है, उससे ज़्यादा न्यू एथिज़्म पे कुछ नहीं होता। 8-10 लोगों या 20-25 लोगों के आप कह सकते हो घर चल रहे होंगे, 100 लोगों के, उससे ज़्यादा नहीं है। बाकी जितने भी लोग करते हैं, वो अपनी दिल की इच्छा से करते हैं, दिल की इच्छा से उसको न्यू एथिज़्म को बढ़ाते हैं और उसका न्यू एथिज़्म की बातें लोगों तक पहुँचाते हैं, लोगों के माइंड को चेंज करते हैं। अगर वो रिलीजन में रह के भी डॉगमा को छोड़ देते हैं, तो भी न्यू एथिज़्म के हिसाब से वो भी एक विक्ट्री है। यानी हमारा आप लोगों की तरह लोगों को बुद्धिस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं होती। मतलब अगर कोई मुसलमान है, कोई सिख है या ईसाई है, अगर वो अपने डॉगमा से बाहर आ गया, वो क्रिएटर को मानता है, लेकिन फिर उसके अंदर कोई डॉगमा नहीं है, किसी पाखंड को वो बढ़ावा नहीं दे रहा, तो भी न्यू एथिज़्म की वो विक्ट्री है और न्यू एथिज़्म कभी चाहेगा भी नहीं कि वो जो उसके जिनके थ्रू समाज चल रहा है, उनसे वो एकदम से हट जाए और जिससे कि उसको उसके ऊपर थोड़ा-सा भी ये होता है ना कि आप जो सामाजिक आपका दायरा है, शादी-ब्याह का मसला है, डेथ का मसला है, बर्थ का मसला है, उनसे आप एकदम से कट नहीं सकते क्योंकि आपके जो ग्रुप के लोग हैं, वो उनको मानते हैं, तो थोड़ा उसपे एक नकेल कसता है। हालाँकि जब न्यू एथिज़्म लोग समझने लगेंगे 30-40 साल बाद, तो वो इस चीज़ों पे और भी कम हो जाएँगे। अभी न्यू एथिज़्म उतना स्प्रेड भी नहीं है। कुछ वेस्टर्न कंट्रियों में थोड़ा बहुत स्प्रेड है, वो भी बहुत ज़्यादा नाम मात्र का ही है और वहाँ पे भी जो राइट विंग है, उसको न्यू एथिज़्म को दबाने की कोशिश करता है अपनी राइट विंग के द्वारा, उसको अप्रोच के द्वारा। वो दूसरे रिलिजनों से जैसे क्रिश्चियन कंट्री में कुरान जला देंगे, ताकि मुसलमान वहाँ पे आके कुछ उल्टा काम कर दें और फिर लोग डर के मारे जो लिबरल हो रहे हैं, वो लिबरल वैल्यू से हटने की कोशिश करें, उनका काम ही यही होता है। ये तो ख़ैर पूरी दुनिया के अंदर हो रहा है। तो जो म्यांमार में हुआ था, वो भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था कि उनको गवर्नमेंट को पावर में रहने के लिए किसी को टारगेट करना था, किसी को अपना दुश्मन बताना था, तो उनका जो सबसे ईज़ी टारगेट था, वो रोहिंग्या मुसलमान थे और उन्होंने उनको टारगेट बनाया, उन पे जुल्म करवाए और फिर सत्ता पर काबिज़ बने रहे। तो लेकिन आप जब बुद्धिज़्म की बड़ी-बड़ी तारीफ़ें करते हैं, तो आप लोग कभी भी इतने चैनल खोल के बैठ जाते हो, वहाँ पे आप उसको बुद्धिस्ट फ़ोबिया बता देते हो। जी ये तो बुद्धिस्ट फ़ोबिया है, ये बुद्धिस्टों पे तो रोहिंग्या जुल्म करते थे, वो 10 लाख रोहिंग्या वहाँ पे रह के चोरी करते थे, डकैती करते थे, यही उनका काम था शायद, रेप करना उनका काम था। इसलिए आपने 10 लाख मुसलमानों को जेनोसाइड करके पहले तो जेनोसाइड करा, फिर 10 लाख मुसलमानों को वहाँ से शिफ्ट करा दिया, वो भगा दिया और आज तक म्यांमार की गवर्नमेंट के अंदर इतनी हमदर्दी नहीं कि अपनी गलती को मान के उन्हें बुलाएँ। वो भी यूएन के प्रेशर पे उन्हें बुलाती है और यूएन भी अपनी पीस कीपिंग फ़ोर्स वहाँ पे नहीं भेजता, तो वो रोहिंग्या बेचारे डर के जाते हैं। अगर यूएन 20-40 साल के लिए अपनी पीस कीपिंग फ़ोर्स वहाँ पे भेजे, उनको सेफ्टी दे, तो शायद वो वहाँ पे जा भी सकते हैं। दूसरी बात बांग्लादेश के पास इतने मुसलमान आ चुके थे, लेकिन बांग्लादेश भी चाहता तो एक वार कर सकता था म्यांमार के साथ, लेकिन वो भी कॉन्फ्लिक्ट में नहीं फँसना चाहता, उसकी बाउंड्री चारों तरफ से इंडिया से घिरी हुई है, वो भी इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट मोल नहीं लेना चाहता था। और दूसरी बात बांग्लादेश के पास उसको अपनी इकोनॉमी भी को ऊपर बढ़ानी है, फिर अब रोहिंग्याओं के नाम पे यूएन की तरफ से उनको एक बड़ी फंडिंग भी होती है, तो अब वो फंडिंग से थोड़ा बहुत तो रोहिंग्याओं पे खर्च करते हैं, थोड़ा उनके पॉलिटिशियन उसको
मिसयूज़ भी करते होंगे, तो यही चल रहा है। बट ये 10 लाख की पॉपुलेशन ऑलरेडी, बांग्लादेश एक पॉपुलेटेड कंट्री है, वहाँ पे 10 लाख रोहिंग्या आके बस गए, 8 से 10 लाख, आप लोग उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते। और वो पूरा एक उनका स्लम जैसे कच्ची बस्तियाँ हैं, इस तरीके से वो अपना जीवन जी रहे हैं। तो आप इसको जो भी रोहिंग्याओं पे ऊपर हुआ है, आप उसे बुद्धिस्ट फोबिया बोलते हैं। सॉरी। और इसके हिसाब से मुझे तो लगता है कि आज आप जो भी बुद्धिस्ट लोग हैं, जो बुद्धिज़्म को अच्छा मानते हैं, बुद्धिज़्म की फ़िलॉसफियों को अच्छा मानते हैं, तो आप दूसरे एथिस्टों की फ़िलॉसफियों को भुला देते हैं, जैसे सुकरात, अरस्तू, प्लेटो, इनकी फ़िलॉसफियों को आप नेगलेक्ट कर देते हैं। हालाँकि लोग कहते हैं ये भी, इनकी फ़िलॉसफी भी एथिस्ट फ़िलॉसफियाँ थी। आप अम, बुद्धिज़्म को जब आप चाहते हैं कि बुद्धिज़्म फैले, तो आप जो बुद्धिज़्म की करंट शेप है, इससे भी आप परेशान हैं। जैसे कि बुद्ध की पूजा करना और बुद्ध को मतलब एक गॉड के लेवल पे स्टेटस देना। हालाँकि आप लोग थोड़ा ही बुद्धिज़्म को फैलाते वक़्त हमेशा ये बात बताते हो कि हमें पास्ट में जाना चाहिए, पास्ट में जो बुद्धिज़्म था वो अच्छा था। तो अब जो भी दुनिया है, वो दुनिया आगे की तरफ जाएगी, पास्ट की तरफ नहीं जाएगी। ठीक है। और आप पास्ट में जाते हो और आपके अंदर भिक्खू बंतुओं के लिए बहुत रिस्पेक्ट है। वो रिस्पेक्ट का कारण सिर्फ़ यही है कि वो आपके जो बुद्धिज़्म के ग्रंथ हैं उन्हें पढ़ते हैं, उनके बेस पे बुद्धिज़्म को फैलाने की कोशिश करते हैं। यही आपका जो मुझे लगता है बंतुओं से लगाव रहता है, इसके लिए आप उनको चंदा भी देते हो, स्टेट भी ज जहाँ-जहाँ बुद्धिस्ट कंट्रियाँ वहाँ उनको फंडिंग भी होती है। और जो बनते की लाइफ़ इस तरीके से दिखाई जाती है कि वो किसी भी दूसरी जो लग्ज़री चीज़ें हैं, उनसे वो दूर रहते होंगे, बड़े पीसफुल होंगे। तो सॉरी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो म्यांमार में जो बनता था, विराथू जिसका नाम था, उसने पूरा लोगों के ज़हन में रोहिंग्याओं के खिलाफ एक मुहिम बनाई थी और लोगों को उनके खिलाफ नफ़रत के लिए उकसाया था, जिसके बाद ये जेनोसाइड हुआ था। तो बनते भी उसी कैटेगरी में हैं, जिस कैटेगरी में मौलवी हैं, जिस कैटेगरी में आप पंडितों को डालते हैं, ब्राह्मणों को जो रिलीजन का प्रचार करते हैं, उन्हें डालते हैं, कि क्रिश्चियन के पादरियों को डालते हैं, उसी कैटेगरी में बनते भी हैं। वो ज़रूरत पड़ने पर आपको उकसाते हैं, आपको प्रोवोक करते हैं दूसरे रिलीजन से लड़ने के लिए, उन पे दमन करने के, जहाँ-जहाँ आप मैच्योरिटी में हो, वहाँ आप उन पे दमन कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें बुद्धिज़्म के अंदर भी हैं, जैसे दूसरे रिलीजनों के अंदर है। और न्यू एथिज़्म से आपको जो मुझे लगता है बिना बात की एक दिक्कत है, न्यू एथिज़्म किस आपको तो कभी फ़ोर्स नहीं करता कि आप एक बंते की तरह जीवन जियो और बंते बनने अपनी खुशियों के लिए बंते बनो। आप अगर न्यू एथिज़्म की विचारधारा से आप इंस्पायर हो, आप सही मानते हो, तो फिर आप उसको अपने लेवल पे स्प्रेड कर सकते हो, नहीं तो अपना जो लाइफ़ चल रही है उसे चला सकते हो। बुद्धिज़्म अगर आप कहते हो कि बुद्धिज़्म नॉन वायलेंस है, तो फिर वो नॉन वायलेंस उसका दिखना चाहिए था, जो दिखता नहीं है। चाहे वो जापान ने सेकंड वर्ल्ड वॉर में किया हो, चाहे वो आपका म्यांमार के अंदर हुआ हो, जहाँ-जहाँ पे बुद्धिस्ट लोग मेजॉरिटी हैं, वो अपनी माइनॉरिटी को के ऊपर कई बार जुल्म भी कर देते हैं। उतना ज़्यादा आपका नॉन वायलेंस दिखता नहीं है, आपके बनते भी वो आपको एग्रेसिव बनाते हैं, और आपको दूसरे रिलीजनों से मतलब वो आपको कन्विंस करते हैं कि आप दूसरे रिलीजनों को उतना पीसफुल या उतने इक्वल नज़र से ना देखें। आपको ये वो साबित करते हैं कि वहाँ डॉगमा है, पर बुद्धिज़्म के डॉगमा से वो आपको कभी बाहर नहीं निकालने की कोशिश करते। अब आप बुद्धिज़्म में रहते हो, आपका हक है, आप उसे प्रमोट कर सकते हो। बट आप जो लेकिन बात वही है कि आप ये क्यों चाहते हो कि दुनिया पास्ट की तरफ जाए, पास्ट को ग्लोरीफाई करे। हिंदुइज़्म अपने पास्ट को ग्लोरीफाई करता है, इस्लाम अपने पास्ट को ग्लोरीफाई करता है।
इस इस्लामिक एज ऑफ साइंस उनका जो दावा है, पास्ट की ग्लोरिफिकेशन करता है। आप भी अपने पास्ट को ग्लोरीफाई कर रहे हैं कि बुद्धिज्म पास्ट में बहुत नॉन वायलेंस था, बहुत आगे बढ़ा। और हालांकि जो जब इस्लाम आया ना, जहाँ जहाँ वो भी बड़ी पीसफुली से स्प्रेड हुआ। आपका मलेशिया इंडोनेशिया में कोई इतना बड़ा मारकाट नहीं हुआ, बहुत ही पीसफुली इस्लाम वहाँ पे स्प्रेड हुआ। और कई सारी कंट्रियों में आपका इधर की तरफ जितने भी ये साउथ इंडियन इधर कंट्रियां हैं, जितना भी वहाँ पे इस्लाम गया वो बड़ा पीसफुली गया है। कोई म्यांमार में भी उतने ज़्यादा उन्होंने इस्लाम ने वायलेंस नहीं करी हुई है। तो आप लोग फिर आप लोगों को तो सभी रिलीजनों को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, और दूसरे रिलीजनों का जो दावा है उनको भी आपको रिस्पेक्ट देनी चाहिए फिर। लेकिन न्यू एथिज्म तो सारे रिलीजनों के डॉगमा को कंडम करता है, और आपको इस बात पे यकीन दिलाता है कि कोई खुदा नहीं है, कोई सुपर नेचुरल नहीं है, ये एक लाइफ है, ये एक लाइफ रियलिटी है, इसको आपने अच्छे से जीना है और सोशलिज्म करना है। क्योंकि इस लाइफ के बाद आप जितना अच्छा करोगे वो याद रखा जाएगा, या फिर आप इसी लाइफ में अपनी लाइफ को तो कम से कम बेहतर जी सकते। आपको ज़्यादा ग्रेडी नहीं होना। और आप ग्रेडी क्यों बनते हो? आप ग्रेडी तब बनते हो जब समाज में विषमता होती है, कोई अमीर है कोई गरीब है। आप अगर एक ऐसी सोसाइटी बना दो जहाँ सबके पास राइट्स हैं, सबके पास बेसिक नीड्स हैं, सबके पास अपने जीवन को एक अच्छे तरीके से जी रहे हैं, तो फिर लोग ग्रेडी उतने नहीं होते। ये ग्रेडीनेस आती ही एक दूसरे को देख के है। और ये इस काम को रिलीजन ज़्यादा फैलाता है। किसी को अमीर बनाना, किसी को गरीब है तो उसको नेक्स्ट लाइफ का ख्वाब दिखाना, ये रिलीजनों के काम है। थैंक यू दोस्तों, आपने मेरी ये जो बातें सुनी, मैं थैंक्स कहता हूँ। आगे भी इन बातों पे जो भी मेरे विचार होंगे मैं रख दूंगा। मुझे लगता है आज के समय में पीछे जाने की, पास्ट में जाने की उतनी ज़रूरत नहीं है। जितना हमें आगे बढ़ना चाहिए, आगे की जो नई मॉरल वैल्यू सेट होती हैं या नई मॉरल वैल्यू आती है उनको हमें फॉलो करना चाहिए, और उन्हीं आगे की तरफ बढ़ें। पास्ट में जाने से हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला। पास्ट को बस हिस्ट्री के रूप पे लिया जा सकता है। हमें फ्यूचर की तरफ ही आगे जाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।